नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीएससी अपने इस प्लेटफॉर्म से आज ई श्रम के बारे में बात करेगा। एक ऐसा पोर्टल जो भारत सरकार ने इस उम्मीद से बनाया है कि देश के 38 करोड़, जी हाँ 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स अपने आप को इस डेटाबेस में रजिस्टर कर सके, ताकि सरकार उनकी जरूरत के अनुसार भविष्य में वो योजनाएं बना सके जो उनको भविष्य में काम आए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने को हो, या उनकी कामकाजी जरूरतों को मुहैया सुधार में करना हो। तो सरकार इस उद्देश्य से अपना एक डेटाबेस बना रही है जिसमें देश के लगभग 38 करोड़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसमें से लगभग आज के दिन देखा जाए तो लगभग 3 करोड़ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। इसमें से 75% लोगों का रजिस्ट्रेशन सीएससी वीएलईज ने किया है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे वीएलईज लगे हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लोगों का एक डिजिटल डेटाबेस बनाने में। इसके साथ ही आई एम श्योर हमारे वीएलईज के पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंसर्न्स इस विषय पे रहे होंगे कि किस तरीके से काम किया जाए, और अगर उनको कोई तकनीकी परेशानी आ रही है, आज इसी पर चर्चा करने के लिए और आपको डिटेल पे जानकारी देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आपको मिलवाना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ श्री अजय तिवारी जी, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, साथ ही डायरेक्टर जनरल है लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के, उनका स्वागत करना चाहेंगे। अजय जी, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम। नमस्कार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके समय के लिए भी धन्यवाद सर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्टर श्री मनोज गुप्ता जी भी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सीएससी परिवार से इस वक्त श्री संजय राकेश सर, हमारे सीईओ इस वक्त लाइव मौजूद है। संजय सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। तो आपसे सेशन शुरू करते हैं सर। क्या है ये पोर्टल, कैसे काम करता है, कृपया इसके बारे में डिटेल में जानकारी दें। ओवर टू यू सर। ठीक है भगवती जी, धन्यवाद आपको। ई श्रम पोर्टल एक अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए डेटाबेस का बनाने का एक कार्य चल रहा है इसमें। और इसका जो हम लोगों में सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक इसमें सेंट्रलाइज्ड कोई डेटाबेस नहीं था, और अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए तो बिल्कुल भी कोई भी डेटाबेस नहीं था। तो उसको एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाने के लिए और आधार के साथ सीड करके बनाने के लिए, जिससे कि किसी भी वर्कर के आइडेंटिफिकेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके, उसके लिए किया जा रहा है। तो इसमें सभी प्रकार के अनऑर्गेनाइज वर्कर, जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, बिल्डिंग वर्कर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, इसी तरह के जितने भी तरह के अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, उन सब के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। चूंकि पोर्टल बहुत टेक्निकल भी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इसमें पैरामीटर्स ऐसे हैं, उसमें ऑनलाइन कुछ डेटा वेरिफिकेशन का भी कॉन्सेप्ट रखा गया है, और कुछ थोड़े ऐसे फील्ड भी डाले गए हैं कि जिससे हम इस डेटा को फ्यूचर में कैसे यूज कर सकें। तो डाटा की क्वालिटी हम लोग मिनिस्ट्री में बराबर इस पे एग्जामिन कर रहे हैं। हमारी पीएमयू की टीम है, वह भी स्टडी कर रही है। तो नो डाउट, निसंदेह जो है वो रियली बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बट कुछ जगहों पे थोड़ी सी कुछ इश्यूज हैं जिस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा मैं एक फील्ड के बारे में बताऊंगा कि चूंकि ये सिर्फ डेटाबेस ही नहीं है, बेसिक आइडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि हम लोग एक दैट विल बी द मदर ऑफ ऑल डेटाबेसेस ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, और जिसको कि फ्यूचर में हम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी सारे जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं, जो हमारे गवर्नमेंट विभाग से, उन सब में ये प्रयास होगा कि हम इस डेटाबेस को यूज करेंगे। तो उसके यूजेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ थोड़ा सा प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि जैसे कि आधार नेम है और आधार नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी चीजें आधार के द्वारा ई-केवाईसी के थ्रू वेरीफाइड हो रहा है। इसके साथ साथ हम सोशल कैटेगरी भी ले रहे हैं। तो सोशल कैटेगरी का उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि चूंकि हमारे जो सोसाइटी होती है उसका रिप्रेजेंटेशन, जैसा सोसाइटी में लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है वैसा है, और फिर बाद में उनके रिलेटेड जो स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं उसके बारे में भी उनको हम यूज कर सकें। अभी माइग्रेंट वर्कर के बारे में बहुत बड़ा क्राइसिस आया था कोविड के टाइम में, और इस समय जो कोविड के टाइम में जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और माइग्रेंट वर्कर थे। तो उसके लिए भी हम लोगों ने, चूंकि जो भी पहले से भी ये कॉन्सेप्ट में था, लेकिन जब ये घटना हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इसको बहुत क्लोजली अजय सर के नेतृत्व में देखा, और
उनके गाइडेंस में हम लोगों ने ऐसे सिस्टम्स बनाने का प्रयास किया है कि ताकि अगर भविष्य में भगवान न करे कि ऐसी कोई घटना दोबारा ऐसी हो और ऐसी हम लोग आपदा या विपदा का सामना हमारे देश को या हमारे मजदूर बंधु भाइयों को करना पड़े, बट फिर भी अगर कोई छोटी मोटी अगर कोई रीजनल या स्पोर्डिक सिचुएशंस कोई ऐसी होती हैं तो हमारे पास इस डेटाबेस के माध्यम से वो पूरा सिस्टम होगा कि जिससे हम उनके माइग्रेंट स्टेटस वर्कर के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी वर्कर का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि हम लोग अनऑर्गेनाइज वर्कर में जनरली मानते हैं वह स्किल्ड नहीं है और अनस्किल्ड है और वो किसी भी टाइप के काम के लिए उनको एंगेज कर दिया जाता है और परहैप्स दे आर आल्सो रेडी टू दे आर विलिंग टू वर्क एनी टाइप ऑफ वर्क व्हाटएवर द वर्क कम्स टू अस या द वर्क्स अवेलेबल टू देम। बट हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा है कि चूंकि स्किल का एक कॉन्सेप्ट के लिए ताकि उनकी एक पोटेंशियल को चेक करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ताकि हम उनके ऑक्यूपेशन से कभी न कभी अगर उसको मैच कराना पड़े या उनकी स्किलिंग करनी पड़े करके थोड़ी अगर उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना हो तो वो किया जा सके। मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि आजकल आईटी का जो इवन की जो रिवोल्यूशन है आईटी और मोबाइल सेक्टर का, अगर हम मोबाइल के द्वारा किसी को भी किसी भी आपात स्थिति में पहुंचना हो या सबसे बड़ी बात होती है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना और इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, बहुत ज्यादा ऐसे घटनाओं में हमारे जो मजदूर भाई होते हैं उनको सारी चीजें पता नहीं होती, जो है बहुत ज्यादा उनके पास टाइम नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर पढ़े और टेलीविजन देखें, रेडियो देखें। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास या सरकार के पास या सरकार में जो भी व्यक्ति लोग हैं जो भी स्कीम का संचालन कर रहे हैं उनके पास ऐसा नहीं हो पाता कि हम उनको जो है कांटेक्ट कर पाए। तो इसलिए हमने उनके मोबाइल नंबर के बारे में भी और कोशिश किया गया है कि मोबाइल नंबर अगर उनका अपना मोबाइल नंबर हो जिससे कि गवर्नमेंट एजेंसीज जो है उनसे 1-to-1 कांटेक्ट स्टेब्लिश कर सके। बैंक अकाउंट डिटेल्स एक बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, जिससे कि अभी आपने देखा कि जब हमारे पास जो माइग्रेंट वर्कर की क्राइसिस आई तो हमारे पास ऐसे कोई डेटाबेसेस नहीं थे और इसीलिए जो है ये बात पे बहुत खास रखा गया कि और भविष्य में उनको बहुत सारी स्कीम्स को बेनिफिट लेना होता है या अगर थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूशन उनके साइड से होता है या अदरवाइज तो कभी कभी उनके बैंक अकाउंट्स नहीं होते, तो हम लोगों ने इस बात को भी रखा है कि बैंक अकाउंट्स होने चाहिए। और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में जो सबसे जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है वह उनका ऑक्यूपेशन का है। जो अभी भी किसी भी डेटाबेस में किसी भी वर्कर का ऑक्यूपेशन नहीं होता है और वह भी ऑक्यूपेशन हम लोगों ने जो हमारा मिनिस्ट्री में जो हम लोग की एक्सपर्टीज थी हम लोगों ने उसको इंटरनेशनल कंपैरिजन के बेसिस पे एक कोड के बेसिस पे किया है, तो जिसपे हम ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं जाएंगे। जो ऑक्यूपेशन है उनसे पूछ के और जो हमारे उसमें सेक्टर है और हमारे ऑक्यूपेशन का फैमिली डिटेल्स है, अभी हम इसको हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड करने वाले हैं, तो उनसे थोड़ा जुडिशियस प्रोबिंग करके और टू द स्पेसिफिक टू द रेलिवेंट उनसे जो ऑक्यूपेशन है अगर वह आती है तो उनके स्किल के साथ साथ उनके ऑक्यूपेशन और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उनके ऑक्यूपेशन से एक फ्यूचर में एक लिंक एस्टेब्लिश होता है। मंथली इनकम एक आइडिया रख लेने के लिए उनको एक स्लैब बनाया गया है, तो ये सारी चीजें इसमें रखी गई है। इसके बाद जो क्रूशियल कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो उनका स्किल प्रोफाइल का है, नॉमिनी डिटेल्स का है और भी कुछ छोटी मोटी ब्लड ग्रुप्स और भी सारी चीजें हैं जो है तो रखनी है इसमें करने के लिए। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और चूंकि बैंक अकाउंट में मोबाइल जो बैंक अकाउंट है मोबाइल नंबर है और नॉमिनी डिटेल्स है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम सभी जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको जो है 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर देने का मिनिस्ट्री के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो उस केस में उसका नॉमिनी डिटेल्स होना बहुत जरूरी होता है। तो नॉमिनी डिटेल्स अगर अकाउंट नंबर और ये मोबाइल नंबर और भी जो हमारी कुछ इंफॉर्मेशन हैं अगर वो सब सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तो वो जो बीएलई का जो एक प्रयास है जो इतना मेहनत करके डेटाबेस बना रहे हैं और वो जो हमारे एंड पे आता है उसको गवर्नमेंट के लेवल पे फिर उसको इसकी यूजेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके यूजेबिलिटी के बारे में बहुत बड़ी चीजें हैं। हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जिनमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते रहते हैं, उनके स्टेटस के बारे में नहीं पता चलता। उनको पोर्टेबिलिटी के बारे में बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो किसी एक स्टेट में जाते हैं काम के कारण दूसरे स्टेट में जाते हैं, लेकिन बाद में उनको वहां पे जिस स्टेट में कार्यरत होते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो ये सब सारी चीजें को एक बड़ा बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक वेरी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ इस श्रम पोर्टल का जो है बहुत सारा उसका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन किसी भी ऑब्जेक्टिव में अगर हमारी फील्ड्स
हमारी इंफॉर्मेशन अगर किसी तरह से भी थोड़ा सा कैजुअलनेस होता है, जैसे कि आज ही मैं कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल का कुछ वेरिफिकेशन कर रहा था, तो मैंने पाया कि उसमें 0000 डाल दिया गया है। तो बिकॉज एक उसमें ऑनलाइन अकाउंट वैलिडेशन का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन शायद वो अभी एनआईसी के द्वारा वो शायद नहीं किया गया है। ये एक बहुत मतलब ये जितना पीएलई हम देखते हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे जीएस साहब जब देखते हैं, जब मैं उनके साथ एक पिक्चर शेयर करता हूँ रात में नाइट कैंप का, तो दे एक्चुअली अप्रिशिएट कि हाँ पीएलई लोग वाकई कितना मेहनत का काम कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की छोटी छोटी चीजें आती हैं कि जिसमें 00 अकाउंट नंबर आ जाता है, या एक ही मोबाइल नंबर पे 400-500 लोगों को रजिस्टर कर देते हैं, तो तब थोड़ा सा कहीं लगता है कि उसमें से मैं समझ सकता हूँ एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप, तो एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन अब एक दो लोगों की वजह से जब हम बात करते हैं तो थोड़ा हमारा पूरा जो सीएससी का पीएलई का परिवार है उनके ऊपर भी जाता है। नो डाउट 99%, 98%, 99% लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक एक जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण से थोड़ा सा हमें अगर क्वालिटी पे और थोड़ा सुधार दें और अच्छी अगर प्रूविंग करके करें, तो ये एक देश में चूंकि हर एक देश के जो निर्माण होता है उसमें हर एक की भूमिका होती है, लेकिन निसंदेह इस डेटाबेस में जो सर्वोपरि भूमिका है, जो हमारे यहाँ जो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स और हमारे जो उनके गाइडेंस में हम लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो पीएलईज का होता है। लेकिन अगर उसके साथ अगर जुडिशियस प्रूविंग करके अगर अच्छी क्वालिटी का डाटा देते हैं तो इस पे कोई डाउट नहीं रह जाता उनके प्रयासों पे। तो इसी के साथ चूंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी हमारे जीएस सर भी हैं वो भी बताएंगे, तो अगर कुछ क्वेश्चंस हो या तो चाहे अभी कर ले या तो फिर हम बाद में कर लें, जैसे आप चाहें। हमने जो ये बनाया ई श्रम पोर्टल, इसमें इसका जो मूल बिंदु है वो सबका विश्वास है। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर, मतलब जो इंसान जो बोल रहा है, जो व्यक्ति अपने बारे में बता रहा है कि मेरी इतनी इनकम है या मैं ये ऐसा ऑक्यूपेशन करता हूं, उसको हमने इसमें उतार लिया है, उसकी बात को विश्वास किया है, हमने अविश्वास नहीं किया है। इसी के साथ साथ जो हम सबको साथ मिलाकर के एक पोर्टल बना रहे हैं कि 38 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे कामगार हैं। ये असंगठित क्षेत्र क्या होता है आप लोगों को भली भांति अब तक पता चल चुका है। इसमें जो लोग सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में काम नहीं करते हैं, जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, सड़क पे स्ट्रीट वेंडर हैं, खोमचे वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटी छोटी दुकानों में जहाँ पे 10 से कम कर्मचारी हैं, ऐसी संस्थाओं में काम करने वाले लोग जिनका कोई बहुत सीधा या तो एम्प्लॉयर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, कोई मतलब इस तरह की नौकरी नहीं है जिसको हम संगठित क्षेत्र बोल सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर उसका प्रोविडेंट फंड नहीं है, अगर वो ईपीएफओ का मेंबर नहीं है, जो आप देखते हैं वो क्वेश्चन उसमें आता है, एक प्रश्न आता है क्या आप ईपीएफओ के सदस्य हैं? अगर वो बोलता है नहीं है, इसका मतलब वो असंगठित क्षेत्र का है, और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है, जब आप उसको पूछते हैं तो ठीक से पूछें कि आप ईपीएफओ का मतलब प्रोविडेंट फंड होता है, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप कहीं मेंबर तो नहीं है, कहीं इस तरह से काम नहीं करते। अगर वो करता है तो भले ही उसने जो भी बोला हो, लेकिन उसको एक तरह से आपको बताना है। ठीक उसी तरह से जो आगे जब आप बढ़ेंगे तो उसमें कई सारे क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो उसके ऑक्यूपेशन को लेकर के हो, चाहे उसकी इनकम को लेकर के हो, या उसकी कैटेगरी हो, या माइग्रेंट वर्कर यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपने घर को, क्षेत्र को छोड़ करके वो दूसरी जगह पे काम कर रहा है। तो ये सारी सेल्फ डिक्लेरेशन पर आधारित है, यानी कि वो जो बोल रहा है उसको हम विश्वास कर रहे हैं, मगर उसको सही तरह से आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उतारना ये आपका काम है। इसका मतलब है कि आप उनका साथ दें, उनको ऊपर उठने में मदद करें, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा इसके ऊपर सरकार छोटी छोटी जो जितनी भी योजनाएं हैं, जो सामाजिक सुरक्षा से भरी हुई योजनाएं हैं, जैसे कि दुर्घटना बीमा योजना है, उसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति लाइफ कवरेज, जीवन ज्योति बीमा योजना, वो भी इस पे आएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना जो आप लोग कर रहे हैं, अपने सीएससी में कर रहे हैं, उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे। और इसी तरह से धीरे धीरे जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकारें हैं, या जो नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनकी भी जो अपनी अगर स्कीमें हैं तो उसको भी हम इस पे लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत वाला कार्ड जो है, वो भी हम इस पे लाने की कोशिश करेंगे। वो हालांकि चौथी स्टेज में आएगा, तो इसमें छोटी बड़ी कई सारी योजनाएं हम जोड़ेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि इसके बाद हम एक ऐप भी लाएंगे। ऐप में जो अपडेशन मॉड्यूल भी उसमें डालेंगे,
ताकि लोग अपना अपडेशन खुद कर सके, क्योंकि आप जानते हैं नई जनरेशन जो आ रही है, नई पीढ़ी पर हमारा पूरा विश्वास है। इंडिया में आईटी सबसे आगे है, पूरे भारत का जो आईटी है पूरे विश्व में सबसे आगे है, और हमारी जो नई जनरेशन आ रही है वो आईटी सेवी है, भले ही वो असंगठित क्षेत्र में कामगार हो। इस पोर्टल का बहुत ज्यादा उपयोग होने वाला है, जिसमें कि अपडेशन के लिए भी आपके पास लोग आने वाले हैं और आपको बिजनेस मिलता रहेगा। तो ऐसा ना सोचे कि ये सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है जिसको एक दिन में खा लिया जाए। तो आप ये सोने का अंडा धीरे धीरे उसको थोड़ा नर्चर करें, अच्छे से पाल पोस के बड़ा करें, ताकि वो आपको आजीवन एक बिजनेस देती रहे। उसमें से अगर आप देखें, काम करने वालों में 90% असंगठित कामगार हैं। आपके चारों तरफ आप नजर उठा के देख लीजिए, 100 में 90 यानी कि 10 में 9 लोग ऐसे हैं जिनको आप इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं। आपका बिजनेस का दायरा बहुत बड़ा है। यहाँ पर कुछ चीजें जो हमारे मनोज गुप्ता जी बता गए, आपको बहुत सारी डिटेल में उन्होंने बताई हैं। इसके अलावा हमने आपको ये बताया कि जब आप ऑक्यूपेशन पे जाएं, आप उसकी कैटेगरी पे जाएं, इनकम पे जाएं, तो उसको सही तरीके से पूछ के समझा करके और फिर उसको रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ें। अब दो सबसे बड़ी अहम बातें इसमें ये भी हैं कि इसमें मोबाइल नंबर, जैसे कि मनोज गुप्ता जी अभी बोल रहे थे कि कहीं ऐसा भी देखा गया है कि किसी ने एक मोबाइल नंबर पे 500 कर दिए हैं रजिस्ट्रेशन। तो ऐसा ना हो। आप ये समझ लें कि एक भी मोबाइल नंबर, आप कभी भी अपना मोबाइल नंबर या इस तरह का मोबाइल नंबर यूज ना करें कि आज तो आपने यूज कर दिया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन कल तो वो रिकॉर्ड पे है, किसने किया है वो भी पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसी नौबत ना आने दी जाए, क्योंकि इसके बाद जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने किया इसको हम जेन्युइन रजिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका अगर मोबाइल नंबर आपने सही नहीं उतारा है इसमें, तो हम उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो इसीलिए ताकि आपकी कोई आपके ऊपर विपत्ति ना आए या लांछन ना आए, तो ऐसा काम ना करें। तो सबको आगाह भी करता हूं और साथ साथ ये थोड़ी चेतावनी भी देता हूं कि मोबाइल नंबर उसका ही यूज करें। तो ये कहने की बात नहीं है, सबको पता है कि सरकार विपत्ति के समय पर खड़ी है और उसके लिए सबसे जरूरी है उसका सही पहचान होना और उसका सही अकाउंट नंबर होना। सही अकाउंट नंबर होने से ही हम उसके अकाउंट में पैसा डाल सकेंगे, या जो भविष्य में योजनाएं लाएंगे वो सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं। या तो पैसा उसमें हमको डालना है, सरकार को डालना है, या उसके अकाउंट से पैसा काट करके योजना में डालना है। जैसे कि पेंशन योजना है, तो उसके अकाउंट से पैसा डालकर काट करके हर महीने उसकी पेंशन योजना में डाला जाएगा। तो इसीलिए अकाउंट नंबर पर आप एक अकाउंट नंबर पर 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि आप आसपास लोगों को पहचानते हैं। अगर वो दूसरे का अकाउंट नंबर लेकर आता है तो उसको स्वीकार न करें, उसको ना माने, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी बनती है कि उसके नाम का ही अकाउंट नंबर होने से आप उसको डालें। या अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में 2 लोगों का हो सकता है। इसके बाद आपने देखा, मुझे काफी खुशी हुई कि आप लोगों ने नाइट कैंप भी किए हैं, लेकिन वो करने पड़े हैं आपको, क्योंकि कैपेसिटी, हमारी स्पीड या ट्रैफिक जो भी बोलिए, इतनी जनता वहां पे उमड़ पड़ी है, आपके सीएससी में उमड़ी है। इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म जनता को मिल रहा है और जनता का विश्वास गवर्नमेंट के साथ है। तो ये नेचुरली ये बनता है कि पब्लिक अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके सामने खड़ी है। अब आप उसको कैसे मैनेज करें, आपके आसपास के लोग हैं, थोड़ा सा उनको समझाएं बुझाएं कि भाई इस पे बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ट्रैफिक हो रही है, आप कल आइए या शाम को आइए। तो इस तरह से मैनेज करें, नाइट कैंप भी लगाएं, ताकि वो दिन का समय अगर ज्यादा ट्रैफिक है तो रात में भी करें। आप लोग कर रहे हैं, कुछ फोटो हमको मिली है इस तरह की, जो कि आप हमारे देश के लिए और सबके लिए अच्छी है। यहाँ पर जहां तक कैपेसिटी की बात है, अभी आप लोगों की यही शिकायत होगी, यही कंप्लेंट है कि भाई बहुत स्लो काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत स्लो काम कर रहा है। हमने जो यहाँ पर हमारे एनआईसी की टीम ने बनाई थी जब, तो उसमें ये सोचा गया था कि दिन में करीब 4 से 5 लाख पूरे देश में रजिस्ट्रेशन होंगे, लेकिन बढ़ते बढ़ते अब वो 25 लाख लोग जमा हो रहे हैं, 30 लाख लोग जमा हो रहे हैं। तो नेचुरली स्पीड तो कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने के साथ साथ हमने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की है। इस समय 10 से 12 लाख पर डे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। कल भी हमने 13 लाख पर डे किए, जिसमें कि सीएससी ने 75% सीएससी के द्वारा हो रहे हैं और 25% लोग अपना खुद कर रहे हैं। तो
यहाँ पर ये समझने की कोशिश करें कि हम यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं जनता की बेहद मांग पर। जितनी मांग बढ़ती जाएगी उतना ही हम कैपेसिटी बढ़ा करके इसको करीब 25 लाख प्रतिदिन 25 लाख पर डे रजिस्ट्रेशंस के लेवल पर बहुत जल्दी ले जाएंगे। 7 से 10 दिन के अंदर आप लोगों को इसमें महसूस होगा कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, डबल हो गई है, और आप सबको कैटर कर पाएंगे और ये समस्या का समाधान भी हो जाएगा। इसमें कई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, MP हैं, MLA हैं, उन सबको भी बुलाइए अपने पास, उनको भी अच्छा लगेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। आप जितने बड़े लोगों को बुलाएंगे, पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएंगे, भले वो नगर पंचायत के या गांव पंचायत के मेंबर हो, सदस्य हो, सबको आप बुलाएं, इनवाइट करें, दिखाएं कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो लोगों को लाने का, जोड़ने का काम भी करेंगे आपके साथ, आपके CSC पर लेकर के आएंगे। आपका बिजनेस बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, आपका नाम भी होगा और हम पुरस्कार भी देंगे। इसकी भी घोषणा बहुत जल्दी की जाएगी कि किसने कितने किस तरह से हम पुरस्कार देने की कोशिश करें CSC को। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, सबसे बड़ी बात, कि जो 20 रुपए आपको पर रजिस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं, उसमें कुछ टैक्सेस भी हैं और CSC के भी चार्जेस हैं, तो कुल मिला के गवर्नमेंट की तरफ से ये दिया जा रहा है, यानी कि पब्लिक के लिए ये फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है। इसमें कोई किसी तरह का पैसा नहीं ले सकता, उसकी भी यथेष्ट पब्लिसिटी की गई है। तो इस समय सारे MPs और MLAs ये जानते हैं, सारी पब्लिक ये जानती है कि ई-श्रम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन होने हैं उसमें कोई पैसा मजदूर को नहीं देना है, श्रमिक को नहीं देना। तो ये नेचुरल ये बनता है कि उससे आपको कोई पैसा नहीं लेना है। कुछ एकाध शिकायतें भी आई हमारे पास, लेकिन जितनी शिकायतें मैं सोच रहा था उससे काफी कम आई हैं। आप लोगों को धन्यवाद कि आपने बहुत निःशुल्क सुविधाएं मुहैया कराई हैं, जैसा कि हम चाहते थे। 99.9% मैं यही बोलूंगा। एक आध लोग ऐसे होते हैं और उनके लिए जो अलग उपाय किया जा रहा है। कई जगह पर जब हमने देखा है कि प्रिंट आउट निकाल के आप देते हैं तो कुछ चीजें मिस हो जाती हैं कभी कभी। ऊपर का नाम के साथ ऊपर का कुछ वो टाइटल या लोगो या कुछ मिस हो जाता है, प्रिंट नहीं होता है। ऐसे में लोगों को, जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसको खराब लगता है, तो उसको चाहे तो दूसरा प्रिंट आउट ठीक तरह से निकाल करके दे दें, ताकि उसको उसके मन में तसल्ली हो और मन में एक सुकून लेकर के जाए। साथ ही एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक हैं, कहीं पर जहां पर आपको IFSC कोड नहीं मिल रहा है, उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीजें आपके CSC के हेडक्वार्टर की नजर में लाएं, ताकि हम आपके उन बैंकों के CSC IFSC कोड भी उपलब्ध करवा सके। ऑक्यूपेशन पे बहुत ध्यान देना है, उसका क्या ऑक्यूपेशन है बिल्कुल पूछ करके। बहुत से लोग बोलते हैं हम तो खेती के मजदूर हैं, एग्रीकल्चरल लेबर है, तो हो सकता है कि वो खेती के मजदूर, उनका जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो सकता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन शहर में या कुछ और हो, तो इसको बिल्कुल सही तरीके से पूछें और उसके बाद फिलअप करें। देखिए हमारे पास जो डाटा आ रहा है उसमें एग्रीकल्चर लेबरर के संख्या 55% आ रही है, 55% आ रही है, जो जरूरत से थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपके सामने रखा। उसके बाद जो निर्माण श्रमिक हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, उनको भी पूछ के उनका काम, उनको सही क्या काम करते हैं, उसका कैटेगरी, उसकी ऑक्यूपेशन जो है वो सही तरीके से भरे। अभी हम ये ऑक्यूपेशन की जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो 160 ऑक्यूपेशन है उसके अंदर है, इसको हम बढ़ाकर बहुत जल्दी ही 400 करने वाले हैं। जो पुराने वाले हैं वो ऑक्यूपेशन रहेंगे और बढ़ा दिए जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर 14434 एक सेंट्रल हेल्पलाइन है, नेशनल हेल्प डेस्क है, जिस पर कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक 26 अगस्त के बाद करीब 5-6 हफ्ते के अंदर उस पर 8 लाख कॉल्स आई हैं, मोर देन 8 lakhs। तो यानी कि जनता में बहुत बड़ा उत्साह है और जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। आप अपने साथ वहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, MP हैं, MLA हैं, लोकल जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको जरूर बुलाइए अपने कैंप में, क्योंकि आपके यहाँ तो डेली कैंप लगा रहता है, तो डेली 8, 10, 15, 20 लोग आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो कुछ मौकों पर उनको जरूर बुलाइए, जिस दिन आपको लगे कि ज्यादा भीड़ होने वाली है उनको जरूर बुलाएं और उनका आशीर्वाद भी लें।
सबको मिलाकर चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और आगे आने वाले भविष्य में हमारा ई श्रम पोर्टल जो है, अब तक की जितनी भी स्कीमें हुई हैं आपके सीएससी पर, उन सबसे ज्यादा पॉपुलर और ब्लॉकबस्टर होगा। तो इसमें आपकी जो भागीदारी है सबसे इंपॉर्टेंट है, अहम है। इतना ही बोल करके मैं लास्ट में आखिरी में फिर से आप लोगों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं। जब से ई श्रम का प्रोग्राम ये चालू हुआ है, तब से फील्ड में काफी उत्साह और देखा जा रहा है और काफी एक्टिविटी देखी जा रही है। हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो वीएलई से बात करने पे ये सुनते हैं कि लोग तो कभी घेर लेते हैं, कभी सर्वर नहीं चलता है, कभी रात में काम करना पड़ता है, कभी लोग नाराज हो जाते हैं। बट जो भी हो रहा है इसका मतलब ये है कि गांव से लेकर शहर तक पूरे देश में आपके ई श्रम अभियान ने काफी जागरूकता पैदा कर दिया है और लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, पब्लिक भी इंटरेस्टेड है। जर्नी अभी जारी है, अभी तो जस्ट शुरू हुआ। करीब 40 लाख करोड़ 38 करोड़ लोगों को रजिस्टर करना है, जिसमें से 3 करोड़ हुए और बल्क अभी होना। हाँ, आपकी जो शिकायतें आ रही है, आपके कमेंट्स में देख रहा था, सब ये है सर्वर का बहुत प्रॉब्लम है। जो अजय जी ने बताया है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिस्पॉन्स है तो सर्वर अभी थोड़ा स्लो है। आपका फ्रस्ट्रेशन जायज है, हम उस बात को समझते हैं, लेकिन जैसा अजय जी ने कहा है कि कोशिश कर रही है पूरी आईटी टीम इसके बैंडविड्थ को बढ़ाने की, इसका सिमिल्टेनियस हिट की कैपेसिटी को बढ़ाने की। हम आशा करते हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि एक आध हफ्ते में ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगा। तब तक हमारा आप सबसे अनुरोध है कि सरकार के साथ उस परिस्थिति को समझ करके चले और जैसे कि आपने नाइट कैंप किया या ऑड आवर्स में किया, उसी तरह का स्ट्रेटेजी बना के चले ताकि रजिस्ट्रेशन को हम 24 घंटे में स्प्रेड आउट कर सके या 18 घंटे में स्प्रेड आउट कर सके। जो पीक आवर है उसमें थोड़ा छोड़ दें, जो ऑफ पीक आवर है उसमें यूज करें और जो मैक्सिमम कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इसमें हर रजिस्ट्रेशन पे आपको सबको सारे टैक्स वैक्स काट करके नेट 15 रुपए मिल जाते हैं। और आपके यहाँ जो लोग आते हैं बाकी काम करने के लिए भी आते हैं, आप सबको रजिस्टर कर दें तो एक साथ आपका कोई आधार का भी अपडेशन हो गया, इसमें 15 रुपए मुफ्त आ गए। हाँ, उनसे जैसा अजय जी ने कहा 1 पैसे नहीं चार्ज करना, ये बॉटम लाइन है। इस पे प्लीज ध्यान रखिएगा क्योंकि सरकार बहुत सीरियस है इस मामले पे। हम लोगों ने भी अनफॉर्चुनेटली आप में से कुछ लोगों की आईडी हमें बंद करनी पड़ी थी, हमें भी दुख हुआ था, लेकिन छोटे से लोग हैं, आप ये समाज सेवा के रूप में देख करके कीजिए, लोगों को बताइए, साथ में ये बताइए कि वो बीमा योजना भी आपको मिलने वाली है, आप रजिस्टर करा लो। कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि फायदा क्या होगा, मैं क्यों कराऊं। ये फायदा तुरंत में साथ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये फायदा देने का शुरुआत है, ये बेस बनाया जा रहा है जिसके आधार पर आगे के सारे फायदे उसी में आएंगे। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप उनसे पैसे न चार्ज करें, प्रिंट भी दे दें, प्रिंट के भी पैसे नहीं चार्ज करें, लैमिनेट दे मत करें। अगर लैमिनेट करने के लिए कोई कहता है तो सिर्फ लैमिनेशन का कॉस्ट करें, कंपलसरी नहीं करें। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो सरकार उनको फ्री दे रही है, हमारे वीएलई उसमें पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो अजय जी ने कही मैं दोहराना चाहता हूं कि मोबाइल जरूर उसी आदमी का दे, या जो सरकार ने दिया है कि एक आदमी के मोबाइल से उसके परिवार के सदस्यों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है ताकि उसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सके। दूसरे का मोबाइल उसको न दे, इसलिए रखा गया था कि मैक्सिमम एक मोबाइल पे 4 आदमी जा सकता है। बड़ी संख्या में आ रही है। अजय जी, हमें एक रिक्वेस्ट है वीएलई की तरफ से, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी का मोबाइल नहीं हो तो क्या करें। मोबाइल ओटीपी से आप ऑथेंटिकेट करते हैं, अगर मोबाइल नहीं हो तो आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट कर करके उनको रजिस्ट्रेशन करने दें और मोबाइल फील्ड को नॉन कंपलसरी कर दें, ताकि भविष्य में अगर अपडेशन के समय में कभी मोबाइल होगा तो वो भर देंगे। लेकिन अगर मोबाइल मैंडेटरी हो जाए और ओटीपी से हो तो कोई ना कोई मोबाइल डालना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की क्या सोच है, वो मैं सार्थिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीएलई को जरूर क्लेरिफाई कर दे कि जिनके पास अगर मोबाइल नहीं हो या कोई लेबर आता हो जो ये कहता हो कि मैंने तो मोबाइल लाया नहीं है और मेरे पास नहीं है तो क्या करें। ये एक उनका रिक्वेस्ट था। और उसके साथ हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी आप इंफॉर्मेशन भर रहे हैं
कृपया उनसे पूछ कर करके सही इंफॉर्मेशन करें। अपनी तरफ से अपनी मर्जी से कुछ भी भर करके जल्दी जल्दी करने के चक्कर में इस पूरे प्रोसेस को खराब ना करें, क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन के आधार पर सरकार निर्णय करेगी और फिर उसके आधार पर कम्युनिकेट करेगी। तो उनसे पूछ कर करके, उनको प्रेम से बैठा कर करके, जरूरत पड़े तो चाय पिला करके, जो बुजुर्ग हैं उनके साथ कर करके बात कर करके सही इंफॉर्मेशन लेकर के उनके उसके हिसाब से फुलफिल कीजिए। अगर उनको कोई डाउट हो तो उसमें आप हेल्प कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोशिश करें कि जो वो बता रहे हैं वो सच है तो वही भर दें। कोई जेनेरिक नंबर जैसे उन्होंने कहा था कि 000 या कुछ 11, ये सब ना भरे। कृपया थोड़ा इसकी सैंक्टिटी का ध्यान रखें, नहीं तो ये डेटा सारा यूजलेस हो जाएगा। सर्वर को लेकर के थोड़ा सा इशू है, हम उतना एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे रिस्पॉन्स। ये थोड़े दिनों की बात है, आशा है कि हम इस मिडिल ऑफ दिस मंथ और मे बी बाय एंड ऑफ दिस मंथ ये स्पीड और कैपेसिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, फिर आप फुल फ्लेज करेंगे। आपके लिए ये अच्छा इनकम का अवसर है। अगर सर्वर ठीक से काम करता हो और आप ठीक से समय को चूज करते हैं तो आराम से 100 आदमी का रजिस्ट्रेशन करना संभव है और उसके से करीब 1,500 रुपए। हाँ, ये बात मैंने कई वीएलई से बात की है तो उन्होंने कहा कि साहब सर्वर चले तब तो ये कमाई की बात आप करोगे। बात सही। अभी कई केसेज में 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, आधे घंटे तक भी लग जाते हैं। तो वो थोड़ा सा हमें उसके साथ चलना होगा, धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगा। लेकिन हम ये अच्छे इनिशिएटिव के लिए भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बाकी यूनियंस, लेबर यूनियंस, रिक्शा यूनियंस, इन सब ने भी सपोर्ट किया है। हमें सबका साथ लेकर के चलना है और आशा करते हैं कि ये जो एक क्रांतिकारी कदम की शुरुआत हुई है ये आगे और बड़े स्केल पे जाएगी और हम उस समय भी सहभागी, सपाट। I wish you all the best. Please be in touch. Take good care of your family and the neighborhood and the people around you. Thank you very much. एक सवाल है जो अभी तक तिवारी सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे हमारे वीएलई से जानना चाहते हैं और कई वर्कर्स का एक सवाल है कि वर्कर्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन वो इसके लिए अप्लाई कैसे करें, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, खासकर जब आकस्मिक मृत्यु या एक्सीडेंट का केस हो तो वो कहाँ जाके अप्लाई करें? बहुत जल्द हम इसमें एक क्लेम बटन लाने वाले हैं। उसमें क्लेम फॉर्म उसके अंदर रहेगा, यानी कि जिसके घर में दुर्घटना हुई है तो जो नॉमिनी है या उसके घर में कोई भी व्यक्ति उसमें क्लेम बटन पे जाकर के उसी पोर्टल में क्लेम दाखिल कर सकेगा। और इसको बोलते हैं कि एक प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिक वो फॉर्म वहां पर फिलअप होकर के उसके बैंक में जाएगा, जो बैंक नंबर ऑलरेडी इसमें फिल्ड अप है, और बैंक से ये इंश्योरेंस कंपनी को जाएगा। सारा ई फॉर्म में चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी उसको अप्रूव करेगी, उसका एक टाइम रहेगा, टाइम बाउंड प्रोसेस होगा, 10 या 15 दिन मैक्सिमम। और अगर वो अप्रूव होता है तो उतना पैसा, वो 2 लाख रुपया इसके नॉमिनी के अकाउंट में आ जाएगा। तो वो एक क्लेम बटन रहेगा। आई थिंक सबको ये समझ में आ गया हो जी। तो बहुत जल्द ही हमारे बेनिफिशियरीज अपना क्लेम बटन अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हैं, या उनके नॉमिनीज जो हैं, घर के परिवार के सदस्य, इस क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस वक्त हमारे साथ हैं तो एक सवाल हमारे वीएलईज ये जानना चाहते हैं। संजय सर ने बताया कि 15 रुपए एक रजिस्ट्रेशन का हमारे वीएलईज को कमीशन मिलता है, तो वो अमाउंट जानना चाहते हैं कि उन्हें कितने समय के बाद ये अमाउंट की भुगतान उन्हें किया जाएगा। भगवती, अभी तक हमने फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो ऑलरेडी वीएलईज को दे दिया है और हम मिनिस्ट्री के साथ उस पर काम कर रहे हैं और जल्दी उनका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, जब जो अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उनके वॉलेट्स में डाल दिया जाएगा और आने वाले समय में एक कर लेंगे, मे बी 15 डेज और 1 मंथ, और वही उनको उसी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो उनका शेयर होगा उनके वॉलेट में ऐड करते रहेंगे। तो अभी फर्स्ट हो चुका है और आने वाले समय में जो बाकी के हैं वो हम टाइम टू टाइम वो जो क्रेडिट्स हैं वो करते रहेंगे। थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू। इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। हमारे वीएलईज को एक बहुत बड़ी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू मिली है। आई एम श्योर आप सही काम करेंगे, एक भविष्य आप बना रहे हैं, भारत का एक भविष्य का खाचा तैयार कर रहे हैं, तो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते रहे, सही रजिस्ट्रेशन करें और उसके साथ ही आपका जो भुगतान है वो समय पे आपको हो जाएगा। इसके साथ ही हम ये सेशन यहाँ खत्म करते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।